Hello, my dear friends. I'm Professor Wayam Khan, and this is unit number 5 of our subject Materials and Metallurgy. The name of this unit is Non-Ferrous Alloys, and this is the first part of this unit number 5. And in this particular unit of non-ferrous alloys, we are going to discuss the various types of non-ferrous alloys. Basically, a non-ferrous alloy is an alloy which do not contain आयन एज इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। जो नॉन फेरस अलॉय है, इसका मतलब क्या है कि जो अलॉयज जिसके अंदर आयन उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, मेन कंटेंट आयन नहीं है। ओके, सो आयन विल बी absent और द अमाउंट ऑफ आयन विल बी एज गुड एज निग्लिजिबल। मतलब आयन एक तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा या उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम रहेगा। ऐसे अलॉयज को हम बोलते हैं नॉन फेरस अलॉयज। अब ऐसे नॉन फेरस अलॉयज कौन से हैं? तो कॉपर है, कॉपर के अलॉयज है। हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अलॉयज है। हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अलॉयज है। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ दीज अलॉयज आर क्लासिफाइड एज नॉन फेरस अलॉयज। ओके, सो पहला हम टाइप देखते हैं इसके अंदर इन नॉन फेरस अलॉयज में कॉपर का। सो कॉपर एंड इट्स अलॉयज। कॉपर की क्या प्रॉपर्टीज है? व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर? सो कॉपर डक्टाइल होता है, मतलब उसकी वायर्स बनती है, इसीलिए हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में बहुत सी जगह पर या इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में हमें वायर्स कॉपर की देखने मिलती है। सो इट इज़ हैविंग गुड डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी अच्छी है, देन इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है। ओके, देन इट इज़ नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, इसका जो नेचर है वो नॉन मैग्नेटिक है। ओके, देन इट कलर इज रेडिश, थोड़ा सा लाल जैसा नज़र आता है आपको। कॉपर का कलर जो है रेडिश हमको देखने मिलता है। देन इट इज़ हैविंग गुड अलाइंग प्रॉपर्टीज, उसकी जो अलाइंग प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी अच्छी है। एंड इट इज़ गुड कोरोजन रेजिस्टेंट। ओके, इसका जो रेजिस्टेंस है कोरोजन को वो काफ़ी अच्छा है। सो जो अलॉयज बनेंगे कॉपर के, उनमें ये सभी प्रॉपर्टीज हमको देखने मिलेंगी, बराबर है। क्योंकि जो पेरेंट मेटल रहेगा, पेरेंट मेटल से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर हमको देखने मिलती है। ओके, सो जो हमारे कॉपर है इसके अलग अलग अलॉयज कौन से हैं? तो उसके ब्रासेस है, ब्रास बनता है कॉपर से, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर से। देन हमारा जो ब्रास है, इस ब्रास में ही बहुत सारे टाइप्स हैं। ओके, उसमें से और एक टाइप है जिसमें हम उसको एल्यूमिनियम ब्रास बोलते हैं। सो ये जो ब्रास है और ये ब्रॉन्ज है, ये हमारे मेन दो अलॉयज है कॉपर के, जो बहुत वाइडली यूज होते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस में। बहुत सी जगह पर आपने इनको देखा भी होगा, बहुत सी जगह पर इनको यूज भी किया होगा। ओके, सो पहला हम देखेंगे टाइप ब्रासेस। ओके, सो ब्रास किसका अलॉय है? तो कॉपर का है, बट कॉपर के साथ में क्या मिलाया जाता है? सो कॉपर और जिंक मिलाकर बनता है ब्रास। ओके, सो ब्रास के आपके पास में बहुत सी चीज़ें भी हो सकती है। जनरल अगर आपको अगर एक ब्रास देखना है तो हमारे घर के जो टैप्स हैं, इन टैप्स के अंदर के इंटरनल पार्ट्स उनके बनते हैं। नल के जो हम रहते हैं, हमारे घर में नल है, उन नल वो नल ब्रास के बनाए जाते हैं। साथ ही साथ में हमारे गैस जो है, गैस के ऊपर जो बर्नर्स रहते हैं वो ब्रास के बनाए जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू में हमको ब्रास की देखने मिलती है। कई जगह पर बुशेस जो है, बुश में इस्तेमाल किया जाता है ब्रास का। ओके, सो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ओके, कॉपर और जिंक का क्या है? वो अलॉय है। अब इसमें जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है या जो स्टेबिलिटी हमको देखने मिलती है, इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी जो देखने मिलती है मैक्सिमम, वो 38% तक। मतलब कॉपर आप बहुत अच्छे से अगर ऐड करोगे तो 38% तक आपको बहुत ही सॉल्युबिलिटी अच्छी उसकी हमको यहाँ पर, या स्टेबिलिटी अच्छी देखने मिलेगी। ओके, सो 38% के आगे भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बट द सॉल्युबिलिटी इज नॉट दैट मच। ओके, मतलब वो उतना मिक्स नहीं होगा, उतना उसके अंदर घुलेगा नहीं, उसके अंदर उसके साथ में अटैच नहीं होगा। सो इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक इज 30%। ओके, इन कॉपर, कॉपर में आप 38% तक, सॉरी, जिंक अच्छे से ऐड कर सकते हैं। ओके, अब क्या इफेक्ट होता है जिंक का
हमारे कॉपर के ऊपर, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और जो डक्टिलिटी है ये इंक्रीज होते जाती है जिंक के एडिशन पर। मतलब जैसे जैसे आप जिंक ऐड करोगे, जैसे जैसे आप जिंक इसके अंदर ऐड करते जाओगे, ओके, वैसे वैसे क्या होगा कि जो हमारा डक्टिलिटी है और जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाएगा अप टू 30%। कब तक? अप टू 30%, 30% तक। हाँ? इसके आगे बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी की इफेक्ट नहीं होता है। 30% के आगे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एडिशन ऑफ जिंक, बट अप टू 30% द इफेक्ट इज़ वेरी गुड, विच इंक्रीजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी ऑफ द कॉपर। ओके, अबाउ 30%, जब आप जिंक को 30% से जब ऊपर ऐड करोगे तो एक नई फेज देखने मिलती है हमको। इस नई फेज का नाम है बीटा फेज। ये एक सेकेंडरी फेज है जिंक का। जिंक अगर 30% से ज़्यादा ऐड किया गया तो एक नई फेज तैयार करता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जैसे एक कप में आप पानी लोगे तो पानी उस कप की लिमिट तक, उसके वॉल्यूम तक भरा जाएगा, उसके बाद में वो क्या होने वाला है, वेस्टेज होने वाला है। सो इसी तरीके से यहाँ पर 30% तक जो जिंक ऐड किया जाएगा, इट विल बी प्रॉपरली क्या बोलेंगे इसको, सॉल्युबल हो जाएगा, मिक्स होगा, एंड अबो दैट एक नई फेज तैयार करेगा वो, जिसका नाम है बीटा फेज। ओके, अगेन इफ इट इज कंटिन्यूड, उसका जो एडिशन है वो कंटिन्यू किया गया और 50% से ज़्यादा अगर जिंक उसमें ऐड किया गया तो और एक नई फेज तैयार होती है जिसका नाम है गामा फेज। ओके, अब ये जो ब्रास है, इन ब्रास के क्लासिफिकेशंस है, दो टाइप में किए जाते हैं। एक तो उसके बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पर, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पर, मतलब उसके अंदर अल्फा फेज है, बीटा फेज है। ओके, इसके बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर अगर अल्फा टाइप का है तो अल्फा ब्रासेस बोला जाएगा। माइक्रो स्ट्रक्चर ये अल्फा और बीटा दोनों का है। जैसे कि मैंने बोला कि 30% से ज़्यादा जो है वो क्या रहेगा, बीटा फेज रहेगा। तो ये बीटा फेज भी अगर हमारे को दिखने मिलती है ब्रास में तो उसको बोलेंगे अल्फा एंड बीटा ब्रास। साथ ही साथ में इसके कलर के बेसिस पर भी किया जाता है, जिसमें हम बोलते हैं रेड एंड येलो ब्रास। तो रेड ब्रास एक है और येलो ब्रास एक है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे ब्रासेस के बारे में स्टार्टिंग में। इसके बाद में हम देखते हैं पहला टाइप, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रास, दैट इज अल्फा ब्रासेस। सो अल्फा ब्रासेस क्या रहेंगे? अल्फा ब्रासेस देखो, बीटा फेज कहाँ से शुरू होती है? 30% से शुरू होती है। जिंक अगर 30% से ज़्यादा है तो बीटा फेज देखने मिलेगी। इसका मतलब क्या है? अल्फा फेज कहाँ तक है? अप टू 30%। तो जिंक जो भी है वो 30% तक क्या रहेगा, जिसके अंदर प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे अल्फा ब्रासेस। ओके, so zinc is present up to 30% in this alpha brasses. Basically they are soft, they are ductile, they are malleable, they have fairly good corrosion resistance, and they are suitable for cold working process। जो कोल्ड वर्किंग है, जिसके ऊपर हम हीटिंग नहीं करते हैं या जिसको हम अब वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हीट नहीं करते हैं, ऐसे कंडीशन के लिए हम अल्फा ब्रासेस प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि कोल्ड रोलिंग आपको करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वायर ड्राइंग करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रेस वर्क करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, और अदर such a kind of operations can be performed on these alpha brasses। ओके, पहला इसका जो टैप है वो है कैप कॉपर। अल्फा ब्रास का नाम है ये कैप कॉपर। कैप मतलब कैप, जो टोपी रहती है, ढक्कन रहता है, उसको हम बोलते हैं कैप। बराबर है, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैप्स बनाने के लिए। ओके, सो जिंक इसके अंदर 2 से 5% तक रहता है, और जो कि 2 से 5% का जो जिंक है, इट एक्ट्स एज ए डीऑक्सीडाइजर फॉर डीऑक्सीडाइजेशन ऑफ कॉपर। कॉपर का डीऑक्सीडाइजेशन करने के लिए, मतलब कोरोजन नहीं होने देने के लिए, इसमें हम क्या करते हैं, जिंक ऐड करते हैं। एंड इफ जिंक इज नॉट एडेड, so copper will oxide, and if zinc is not added, copper oxides present in the structure will reduce the ductility and malleability। जो भी जिंक जब आप ऐड करोगे तो इस वजह से क्या होगा कि जो कॉपर ऑक्साइड्स है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन होके कॉपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। और ये कम होने पर ये अगर प्रेजेंट रहते हैं कॉपर ऑक्साइड्स
अगर हमारे कॉपर में प्रेजेंट रहते हैं तो वो डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कोरोजन बढ़ाते हैं। ओके, सो इसीलिए जिंक ऐड करेंगे, जिस वजह से डीऑक्सीडेशन हो जाएगा कॉपर का, जिस वजह से उसका कोरोजन नहीं होगा या उसका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज नहीं होगा, डक्टिलिटी मैलिएबिलिटी बनी रहेगी। ओके, सो कैप कॉपर जो है इट इज़ वेरी डक्टाइल एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कैप्स ऑफ डेटोनेटर, जो डेटोनेटर्स रहते हैं एम्यूनेशन में, बराबर है, एम्यूनेशन फैक्ट्रीज में जो डेटोनेटर्स बनाए जाते हैं उनकी कैप्स बनाने के लिए इस कैप कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब स्पेशली। ओके, इसके बाद में है ग्लाइडिंग मेटल। ये भी एक अल्फा ब्रास है। इसका जिंक का परसेंटेज है 5 से 15% तक इसमें जिंक रहता है। इसके कलर की शेड्स है अलग अलग, रेडिश से लेके येलोविश तक इसमें कलर शेड्स हमको देखने मिलते हैं। जैसे जैसे जिंक कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलर में भी येलोइशनेस आते जाएगा। ओके, सो 5% वाला ज़्यादा रेड रहेगा, 15% वाला ज़्यादा येलोविश रहेगा। ओके, ये है ग्लाइडिंग मेटल। और इसके एप्लीकेशन क्या है, तो ये 5 से 15% तक इसमें तो जिंक है, बचे हुआ जो है वो कॉपर रहता है, ये हमको ध्यान में लेना है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो बुलेट एनवलप्स है, बुलेट की जो केसिंग्स रहती है वो बनाने के लिए। ओके, आपने कई बार देखा होगा मूवीज में गन चलती है, बुलेट्स की कैप्स एनवलप्स जो है वो उड़ते नजर आते हैं बहुत सारी मूवीज में। तो ये एनवलप्स या ये जो बुलेट्स की केसिंग्स है ये बनती है ग्लाइडिंग मेटल से। ड्रॉन कंटेनर्स बनाने के लिए, कंडेंसर की ट्यूब्स बनाने के लिए यूज़ होता है। कॉइन्स में जो आपके पास में आजकल तो हमारे पास स्टील के कॉइन्स है, बट पहले कॉपर के कॉइन्स बनते थे, तो वो कॉइन्स बनाने के लिए हम इस ग्लाइडिंग मेटल का इस्तेमाल करते थे। नीडल्स के लिए यूज़ होता है। एम्ब्लेम्स, जो लोगोज वगैरह रहते हैं, ये आप जो टी शर्ट्स पे वगैरह कई बार लगाए जाते हैं, कोट्स पे लगाए जाते हैं। ब्रोच भी इसको बोला जाता है। इन ब्रोचेस या इन एम्ब्लेम्स को बनाने के लिए हमारे ग्लाइडिंग मेटल का इस्तेमाल होता है। फिर ड्रेस के ऊपर की ज्वेलरीज है, जो हम इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं, ये भी इस ग्लाइडिंग मेटल से बनती है क्योंकि इसका कलर जो है ये गोल्ड की तरह रहता है। ओके, सो ये है हमारे दो अल्फा ब्रासेस। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे कार्टेज ब्रास। इसको 70-30 ब्रास भी बोला जाता है। ये कार्टेज ब्रास जो है आ, ये कार्टेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कार्टेजेस मतलब जो हमारे गन के जो बुलेट्स है, बराबर है, जो छर्रे वाले गन रहते हैं बड़े वाले, जिनको हम शॉर्ट गन्स बोलते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट गन्स के कार्टेजेस के एंड के जो कैप्स रहती है वो बनाने के लिए इन कार्टेजेस ब्रास का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर जिंक जो है 30% तक रहता है। और इसकी सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी है, सबसे ज़्यादा मैलिबिलिटी है अमंग ऑल ब्रासेस। सभी ब्रास में सबसे ज़्यादा डक्टाइल और मैलिएबल ये कार्टेज ब्रास है। ओके, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मिंग फ्रॉम डीप ड्राइंग करके बनाए जाते हैं वो हमारे कार्टेजेस। स्ट्रेचिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रिमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पिनिंग एंड प्रेस वर्क में ये कार्टेज ब्रास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो कार्टेज केसेस के लिए, रेडिएटर की फिन्स के लिए, लैंप के फिक्सचर्स के लिए, रिवेट्स बनाने के लिए, स्प्रिंग्स बनाने के लिए इस कार्टेज ब्रास का इस्तेमाल होता है। इसको 70-30 ब्रास भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर है एडमिरलिटी ब्रास। एडमिरल कहाँ पर रहता है, एडमिरल, यस, नेवी में रहता है। नेवी कहाँ पर काम करती है, समंदर में, बराबर है। तो वहां से ये नाम डिराइव किया गया है एडमिरलिटी ब्रास। इसका कंपोजिशन जो है, इसमें कॉपर रहता है 71%, जिंक रहता है 28%, और इसमें एक एडिशनल एलिमेंट है टिन, जो कि 1% तक ऐड किया जाता है। अब ये टिन क्यों ऐड करते हैं, तो इस दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ टिन इट इंक्रीजेस कोरोजन रेजिस्टेंस। देखो ये नाम कहाँ से आया है, एडमिरलिटी, एडमिरल से आया है। एडमिरल मतलब जो पानी में यूज होने वाला ब्रास है। ओके, मराइन एनवायरनमेंट में ये यूज होने वाला है, और मराइन एनवायरनमेंट में आपका जो कॉपर है वो बहुत इजीली करोड होता है, बहुत आसानी से उसका जो भी करोजन है वो हो जाता है, इसीलिए इसको हम एडमिरलिटी ब्रास बोलते हैं। ओके, अब ऐसा कॉपर जो मराइन एनवायरनमेंट में यूज होगा, इसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस तो होना चाहिए। तो ये कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, 1% तक टिन इसके अंदर ऐड करते हैं। ओके,
अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, जैसे मैंने नाम बताया है एडमिरलिटी, एडमिरल से आया नाम, बराबर है। सो इसके एप्लीकेशंस भी वैसे रहेंगे, मराइन कंडेंसर्स में इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ में फ्रेश वाटर कंडेंसर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ में हमारे स्टीम पावर प्लांट के कंडेंसर्स में इस्तेमाल किया जाता है, इनकी बॉडीज बनाने के लिए, इनकी ट्यूब्स बनाने के लिए इस एडमिरलिटी ब्रास का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक प्रोसेस हमको देखना है, सिंस यहाँ पर कंसेप्ट आया है मराइन एनवायरनमेंट का, डीजिंकिफिकेशन इन मराइन एनवायरनमेंट, ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था कि क्या रहता है डीजिंकिफिकेशन। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि एल्यूमिनियम 2% तक अगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं और आर्सेनिक 0.0% तक ऐड करते हैं, तो इस वजह से ये जो भी जिंकिफिकेशन प्रोसेस है, या जो डी जिंकिफिकेशन प्रोसेस है, सॉरी, डी जिंकिफिकेशन प्रोसेस, ये क्या हो जाती है, ये कंट्रोल में आ जाती है। अब ये डी जिंकिफिकेशन क्या रहेगा, जैसे डी ऑक्सीडाइजेशन रहता है, मतलब क्या करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना। उसी तरीके से जिंकिफिकेशन में क्या होता है, जिंक जो है वो मराइन एनवायरनमेंट में, मराइन वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है कि उसका डी जिंकिफिकेशन शुरू होता है। जिस तरीके से डी ऑक्सीडेशन होता है, उसी तरीके से जिंक का निकलना शुरू हो जाता है। और ये अगर जिंक हमारे ब्रास में से निकलता गया, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज है, मतलब जो कोरोजन रेजिस्टेंट हमको रखना है उसको, तो वो तो रहेगा ही नहीं। साथ ही साथ में जिन एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्ट करना है, वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिंक अगर निकल गया तो ब्रास में से, बराबर। तो क्या बचा रहेगा, सिर्फ उसके अंदर कॉपर बचेगा। तो ये नहीं होना है, ये नहीं होने देना है। इसके लिए हमको क्या करना है, डी जिंकिफिकेशन अवॉइड करने के लिए एल्यूमिनियम 2% और आर्सेनिक 0.04% इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। अब ये ऐड करने पर एक नया ब्रास तैयार होता है जिसको बोलते हैं हम एल्यूमिनियम ब्रास। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। अ, आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कशन करेंगे। टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।